नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी छेत्री। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। नई दिल्ली में इंडिया गेट पर प्रज्वलित अमर जवान ज्योति की लौ राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति में समाहित एयर मार्शल बलभद्र राधाकृष्ण ने की समारोह की अध्यक्षता। प्रदेश में 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू। कोटद्वार विधानसभा के लिए एक उम्मीदवार ने दाखिल किया पर्चा। टिहरी, बागेश्वर और हल्द्वानी में विधानसभा चुनाव के लिए पीठासीन और मतदान अधिकारी के प्रशिक्षण की शुरुआत। जिला निर्वाचन अधिकारी ने दिए आवश्यक दिशा निर्देश। और आज प्रदेश में कोरोना के 4,964 मामले सामने आए। राज्य में आज 8 लोगों की मृत्यु, 2,189 लोग हुए स्वस्थ। और अब समाचार विस्तार से। नई दिल्ली में आज इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय समर स्मारक की ज्योति के साथ समाहित किया गया है। इस अवसर पर आयोजित समारोह की अध्यक्षता एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख ने की। विश्व युद्ध में प्राणों की आहुति देने वाले भारत ब्रिटेन के 70,000 सैनिकों के सम्मान में इंडिया गेट का उद्घाटन 1931 में किया गया था। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के बाद अमर जवान ज्योति स्थापित की गई थी। सरकारी सूत्रों ने कहा है कि अमर जवान ज्योति के बारे में भ्रामक सूचनाएं फैलाई जा रही हैं। अमर जवान ज्योति बुझाई नहीं गई, बल्कि इसे राष्ट्रीय समर स्मारक पर प्रज्वलित ज्योति के साथ मिलाया गया है। सूत्रों के अनुसार अमर जवान ज्योति पर 1971 और अन्य युद्धों के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई है, लेकिन इन शहीदों के नाम वहां अंकित नहीं है। इंडिया गेट पर केवल कुछ शहीदों के नाम अंकित है जो प्रथम विश्व युद्ध और एंग्लो अफगान युद्ध में अंग्रेजों के लिए लड़े थे। सरकारी सूत्रों ने कहा कि 1971 और इसके पहले और बाद के युद्धों सहित सभी युद्धों के सभी भारतीय शहीदों के नाम राष्ट्रीय समर स्मारक में अंकित किए गए हैं। इसलिए वहां शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना एक सच्ची श्रद्धांजलि होगी। आगामी 14 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में आज से नामांकन की प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। पहली बार कोविड संक्रमण की वजह से ऑफलाइन के साथ ही प्रत्याशी को ऑनलाइन नामांकन की सुविधा भी दी जा रही है। आपको बता दें कि प्रत्याशी 28 जनवरी तक नामांकन कर सकते हैं। इसके बाद 29 जनवरी को नामांकन की छंटनी होगी। 31 जनवरी तक नाम वापस लिया जा सकता है। इसके बाद प्रत्याशियों की अंतिम सूची प्रकाशित कर दी जाएगी। वहीं निर्वाचन कार्यालय में नामांकन जमा कराते वक्त प्रत्याशी के साथ केवल 2 अन्य लोगों को शामिल होने की अनुमति है। प्रत्याशी किसी तरह की रैली नहीं निकाल पाएंगे। प्रत्याशियों के काफिले में केवल 2 वाहन शामिल होंगे, जिन्हें चुनाव कार्यालय से 200 मीटर दूर पार्क करना होगा। इस दौरान भारी भरकम जुलूस की अनुमति नहीं है। आपको बता दें कि उत्तराखंड में कुल 82,38,187 मतदाता हैं। विधानसभा की कुल 70 सीटों में से 13 सीटें अनुसूचित जाति और 2 सीटें अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित हैं। इस बीच निर्वाचन आयोग ने सभी राजनीतिक दलों से चुनाव आदर्श आचार संहिता का पालन करने और कोरोना के दिशा निर्देशों का पालन करने को कहा है। विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही आज पहले दिन पौड़ी जिले के कोटद्वार विधानसभा के लिए एक उम्मीदवार ने अपने नाम का पर्चा दाखिल किया। उत्तराखंड क्रांति दल डी के प्रत्याशी रोहित दंडरियाल ने अपना नामांकन किया। इसके अलावा आज पहले दिन कोटद्वार विधानसभा के लिए 2, चौबटा खाल और लैंसडौन के लिए 1-1, पौड़ी और श्रीनगर के लिए आज 3-3 नामांकन पत्र खरीदे गए, जबकि यमकेश्वर विधानसभा के लिए आज एक भी नामांकन नहीं लिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी और जिला अधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोतंडे ने जनपद मुख्यालय पौड़ी में मौजूद सभी 6 विधानसभाओं के लिए बनाए गए नामांकन कक्षों का जायजा लिया। इस दौरान प्रशासन द्वारा नामांकन प्रक्रिया को लेकर नामांकन की सूचना को भी नामांकन कक्ष के बाहर चस्पा किया गया है। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि सभी राजनीतिक दलों से अपेक्षा की है कि कोविड नियमों का पालन करते हुए अपने नामांकन पत्र को भी सही रूप से भरकर जमा कराएं।
साथ ही उन्होंने आदर्श आचार संहिता, सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई गाइडलाइन और धारा 144 का पालन करने की अपील राजनीतिक पार्टियों से की है। निर्वाचन का जो तैयारी है हम लोग का पूर्ण हो चुका है। आज सभी जो हमारे रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं सभी लोगों ने अपने अपने नामांकन कक्ष का जो है अपना कब्जा ले लिया है और साथ में वहाँ पर नामांकन की जो सूचना होती है उसको चस्पा कर दिया है और नामांकन की सूचना चस्पा होने के बाद से जो है नामांकन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। हम लोग सभी राजनीतिक दलों से अनुरोध करते हैं कि वो अपने जो भी प्रत्याशी होंगे, निर्दलीय हो या पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी हों, सभी कोविड का अनुपालन करें। अपना साथ में जो नामांकन पत्र होगा उसको सही तरीके से भरें। एफिडेविट्स में जो भी बिंदु उल्लेखित करना है उसको उल्लेखित करते हुए नोटरी और हस्ताक्षर करना उसमें अनिवार्य होता है, उसका ध्यान रखें। साथ में एमसीसी जो आदर्श आचार संहिता होती है उसका अनुपालन करने के लिए उनको भी ध्यान रखना होगा। और जनपद में जो सुरक्षा के दृष्टिगत जो मानक बनाए गए हैं, 144 की धारा प्रभावी किया गया है, कोविड गाइडलाइन को प्रभावी किया गया है, तो मैं आशा करता हूं कि उनका चुनाव प्रचार जो होगा उन सभी गाइडलाइन का अनुपालन में होगा। इस संबंध में हमने सभी पॉलिटिकल पार्टी के साथ बैठक भी हमने करके उनको अवगत करा दिया गया है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी सौजन्या ने राज्य के दूरस्थ क्षेत्रों में विधानसभा चुनाव संपन्न कराने की तैयारियों और राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार के वक्त कोविड गाइडलाइंस का पालन करने को लेकर की जा रही निगरानी पर अहम जानकारी दी। देखिए हमारे संवाददाता के साथ हुई इस बातचीत के कुछ महत्वपूर्ण अंश। उत्तराखंड में अगर देखा जाए तो एक तीसरी चुनौती भी है, क्योंकि ये दुर्गम इलाका है। तो ऐसे में वहां तक पोलिंग बूथ बनाए जाएं और वहां तक लोगों तक पहुंचा जाए, या फिर जिन्होंने अभी लिस्ट पे अपना नाम दर्ज नहीं कराया मतदाता सूची में, वहां तक वो काम भी पूरा हो जाए। तो उस काम को किस तरीके से आप देख रहे हैं? एक तो मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज करने का जो विषय है, ये तो हमने 3 महीने में नवंबर 1 से लेके जनवरी 5 तक जो समरी रिविजन्स कराए उसमें हमने बहुत फोकस में रखा था। इसमें हमने बूथ लेवल ऑफिसर्स को वेरी टारगेटेड इंफॉर्मेशन हमने भी उनको दिया था कि इस एज ग्रुप के फर्स्ट टाइम है, तो ये स्कूल कॉलेजेस से भी पिकअप करके ये नेम्स और परिवार रजिस्टर भी से भी जो भी एलिजिबल है और फर्स्ट टाइम एलिजिबल हो रहे हैं उनका विद नेम उनको दे दिए गए थे। और विमेन को जैसे मैंने कहा हमने रीच आउट किए थे। व्हेन इट कम्स टू पोलिंग, मतलब ऑन द डे ऑफ पोल, यस ऑफ कोर्स हमारा 11,692 बूथ्स जब अभी हुए हैं। एक्चुअली हमने उसको रैशनलाइज किया था कोविड को देखते हुए। 15,500 जो वोटर्स होते हैं उनको शॉर्ट करके 1,200 पे हमने रैशनलाइज किया था। अभी समरी रिवीजन में 1250 तक हमारे वोटर्स हैं हर बूथ पे। ये जो बूथ्स है जो लोकेटेड इन वेरियस पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, इसमें मोर देन 7,000 बूथ्स जो है वो मोटरेबल रूट से भी दूर है, मतलब पैदल आपको जाना पड़ेगा। बाकी तो एटलीस्ट मोटरेबल, मतलब आपको जिला मुख्यालय से मोटर रोड पे तो बहुत दूर जाना पड़े, उसके बाद पैदल भी ज्यादा जाना पड़ेगा। तो एक बहुत बड़ा संख्या है। तो इसमें हम उनको फैसिलिटेट करने के लिए बैग दे रहे हैं ताकि कहीं कंफर्टेबली ईवीएम जो है वो लोग उसको लेके ऊपर चढ़ सकते हैं, अपना हैंड्स फ्री रख सकते हैं। तो हर बूथ पे जो जितना भी मतलब अराउंड 10, 15 और 20 किलोमीटर्स का भी हमारा जो पहाड़ों में बूथ है, तो वहां पे पूरा फैसिलिटेशन के लिए हमारा जो गवर्नमेंट मशीनरी है उनको पूरा लगाया है। और हमारा जो डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे जो सूचना हमने इकट्ठा करके रखा था कि कोई भी डिजास्टर वहां पे हो या कोई मतलब रोड कोई ट्रेकिंग रोड्स होते हैं कहीं कुछ उसको ठीक करनी है, तो उनको सब लगा के उसको प्रॉपरली रखने के लिए बताया है। और रूट के साथ एक सेक्टर मैजिस्ट्रेट को हम देखते हैं ताकि वो पूरा जो टीम्स है वो टाइमली वहां पे पहुंच जाए और उनका व्यवस्था वहां पे ठीक से हो। तो उसके लिए सेक्टर मैजिस्ट्रेट्स को भी वहां पे लगा दिया गया है। आपने जो गाइडेंस दी हैं पॉलिटिकल पार्टीज के साथ ये बातचीत हुई होगी इसको लेकर, ये कोविड को लेकर के, तो उसका पालन किस तरीके से हो पाए? क्या ऐसी कोई बात उनसे हो पाई है कि उनको गाइडलाइंस को पूरी तरीके से फॉलो कर पाए, और अगर नहीं कर पाते हैं तो क्या एक्शन होगा? अभी जो सभी पॉलिटिकल पार्टीज को क्लियरली कमीशंस का गाइडलाइंस के साथ हमने अवगत कराया है। जो 2022 का जो ब्रॉड गाइडलाइंस कमीशंस के द्वारा आया था, उसके बाद रिवाइज होके अभी जो कल हमें मिला था वो दोनों हमने उनको अवगत कराया है। एसडीएमए का जो स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी से भी जो पाबंदी लगाई गई है कोविड को देखते हुए, वो भी उनको अवगत कराया है। अभी आउटडोर में कोई कैंपेनिंग नहीं हो रही है, तो वायलेशंस भी हमारे यहाँ पे नहीं है।
कहीं कहीं पे वायलेशंस कोई जिले में कहीं है तो वहाँ पे इमीडिएटली इस पे एक्शन हो रहा है। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंडर इसमें वायलेशंस हैं तो वहाँ पे हो रही है। कल तक का हमारे पास 7 FIR दर्ज करने के डिजास्टर मैनेजमेंट ह्यूज रैलीज जो आप पूछ रहे हैं नहीं यहाँ पे नहीं हुई है जब से ये मतलब ऐसे वायलेशंस हमारे राज्य में नहीं हुआ है। डोर टू डोर के लिए भी है ना कि 5 से ज्यादा लोग आते हैं। डोर टू डोर अलाउड है आज के दिन में 5 मेंबर्स के साथ एक्सक्लूडिंग द सिक्योरिटी पर्सनल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात में सोमनाथ मंदिर के पास नए सर्किट हाउस का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री मोदी ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश में पर्यटन की संभावनाओं का पता लगाने के लिए अथक प्रयास किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पर्यटन केंद्रों का विकास केवल सरकारी योजनाओं का ही हिस्सा नहीं है बल्कि जन भागीदारी का एक अभियान भी है। उन्होंने कहा कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर के विकास का ये एक बड़ा उदाहरण है। इन बढ़ती हुई सुविधाओं की वजह से भविष्य में दीव हो, गीर हो, द्वारिका हो, बेट द्वारिका हो, इस पूरे क्षेत्र में जो भी यात्री आएंगे, सोमनाथ एक प्रकार से इस पूरे टूरिज्म सेक्टर के क्षेत्र का एक सेंटर पॉइंट बन जाएगा। टिहरी में विधानसभा चुनाव के लिए पीठासीन और मतदान अधिकारी प्रथम का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। प्रशिक्षण दे रहे नोडल अधिकारी और मास्टर ट्रेनर सतीश नौटियाल ने बताया कि 19 से 24 जनवरी तक 480 पोलिंग पार्टियों के 2860 पीठासीन और मतदान अधिकारी प्रथम को प्रशिक्षण दिया जाएगा। के लिए जो पीठासीन अधिकारी और पोलिंग अधिकारी प्रथम है उनका प्रथम प्रशिक्षण आहूत किया गया है, जिसके अंतर्गत जो है उनको हम लोग जो है पूरा पोल प्रोसेस से लेके जो है उनको जो है हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी उसकी EVM और VVPAT की दे रहे हैं। और साथ ही जो है इस चुनाव में कोविड गाइडलाइन का भी पालन के निर्देश हैं, तो उसके अनुसार से जो है उनको किस तरह से चुनाव संपन्न कराना है वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ इस ट्रेनिंग में उनको बताते हैं। वहीं अपर जिला निर्वाचन अधिकारी नमामि बंसल ने कहा कि मतदान में ड्यूटी करने वाले कर्मचारियों को भी जरूरी प्रशिक्षण दिया जा रहा है ताकि मतदान के समय कोई दिक्कत न आए। प्रयास ये किया जा रहा है कि जितने भी हमारे मतदान कर्मी हैं उन सभी का प्रशिक्षण बहुत अच्छे से कराया जाए। प्रशिक्षण पर हम जितनी मेहनत कर सकते हैं ये इंश्योर कर लें कि वो वेल वर्स्ड हों सभी दिशा निर्देशों से, और ताकि उनको मतदान प्रक्रिया के समय किसी प्रकार की असमंजस की या दुविधा की स्थिति न रहे। राजनीतिक दलों को भी चुनाव प्रचार में कोविड गाइडलाइंस का पालन करने की हिदायत दी गई है। टिहरी में हो या पूरे प्रदेश में IT के मामले में हम आज से नहीं, पिछली बार भी हमने वर्चुअल बैठक की और वर्चुअल के मामले में भारतीय जनता पार्टी अन्य दलों से बहुत आगे। जो चुनाव के दिशा निर्देश आए उनमें है कि मात्र 4 लोग एक साथ एक जगह चुनाव प्रचार करेंगे। देखिए नए तरीके का चुनाव हो गई है और इसमें जिस कैंडिडेट ने, जिस पार्टी ने, जिस प्रत्याशी ने और जिस पार्टी के सदस्य ने अपने गांव स्तर पर, अपने बूथ स्तर पर, अपने क्षेत्र स्तर पर मेहनत करी होगी और पहले से जिसका जनसंपर्क रहा होगा, जनता के बीच में जिसकी पकड़ रही होगी, जन सरोकारों में जिसकी भागीदारी रही होगी, निश्चित तौर पर उसका सीधा उसको फायदा मिलना है। वर्तमान समय में जिन विधायकों का कार्यकाल 5 साल का रहा है उनके कार्यों पर जनता अपना मत देगी और निश्चित रूप से ये तय करेगी कि किस क्षेत्र में किस विधायक ने कितना काम किया है, वो जनहित में कितना काम किया है, वो सबसे महत्वपूर्ण होगा। आयोग की जो डायरेक्शन है हमारी पार्टी उसका 100% पालन कर रही है और हमारी पार्टी जैसे चुनाव आयोग ने कहा है कि 5 लोग से ज्यादा उसमें नहीं जाएंगे, तो 5 लोगों की टीमें ही जो है चुनाव प्रचार में लगी हुई हैं, प्रत्याशी के लिए घर घर जाकर के डोर टू डोर वोट मांग रही है। विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के सुचारू संपादन के लिए बागेश्वर में जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा पीठासीन अधिकारी, मतदान अधिकारी, जोनल और सेक्टर मजिस्ट्रेट को प्रशिक्षण दिया गया। जिला निर्वाचन अधिकारी विनीत कुमार ने कहा कि सभी आचार संहिता प्रभावी होते ही निर्वाचन आयोग के अधीन हो जाते हैं। ऐसे में सभी का प्रथम दायित्व निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान संपन्न कराना है। उन्होंने निर्देश दिए कि निर्वाचन कार्यों में त्रुटि की माफी नहीं होती, इसलिए सभी मतदान कार्मिक भली भांति
प्रशिक्षण लें और आयोग के निर्देशों का अनुपालन करें। वहीं हल्द्वानी में भी विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को पारदर्शिता, निष्पक्षता, निर्भीक और समयबद्ध सफल संपादनार्थ के लिए कर्मचारियों को 20 जनवरी से 23 जनवरी तक प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस दौरान पीठासीन अधिकारी और मतदान अधिकारियों का मास्टर ट्रेनरों के माध्यम से सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण, ईवीएम और वीवीपैट के साथ ही निर्वाचन के दौरान प्रयोग में लाई जाने वाली सामग्री के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी धीराज सिंह गर्ब्याल ने संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को निर्वाचन कार्य में लापरवाही न बरतने, पूर्ण मनोयोग और निष्ठा के साथ निर्वाचन कार्य को पूरी पारदर्शिता, निष्पक्षता और समयबद्ध तरीके से संपन्न कराए जाने के निर्देश दिए। रुद्रप्रयाग में आज विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 को निष्पक्ष, शांतिपूर्ण और व्यवस्थित ढंग से संपादित कराने के लिए ईवीएम और वीवीपैट मशीनों का प्रथम रैंडमाइजेशन किया गया। इस दौरान राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज गोयल द्वारा प्रथम रैंडमाइजेशन किया गया। जिला सूचना विज्ञान अधिकारी कैलाश किमोठी ने रैंडमाइजेशन के लिए सॉफ्टवेयर की प्रक्रिया को जिला निर्वाचन अधिकारी के सामने प्रस्तुत किया और नोडल अधिकारी हितेश पाल और सहायक नोडल अधिकारी वीके देवरानी ने मशीनों के आवंटन पर जानकारी रखी, जिसके बाद विधानसभा सामान्य निर्वाचन में उपयोग में लाई जाने वाली 491 बीयू, 452 सीयू और 442 वीवीपैट मशीनों का प्रथम रैंडमाइजेशन संपन्न किया गया। उत्तराखंड में पूर्व बीजेपी नेता हरक सिंह रावत आज कांग्रेस में शामिल हो गए। उनके साथ उनकी पुत्रवधू अनुकृति गुसाई रावत ने भी कांग्रेस की सदस्यता ले ली है। आज पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हरीश रावत समेत पार्टी के तमाम शीर्ष नेताओं ने दोनों का पार्टी में स्वागत किया। आपको बता दें कि हरक सिंह रावत पर पार्टी विरोधी गतिविधियों का आरोप लगने के बाद बीते दिनों भारतीय जनता पार्टी से उन्हें 6 साल के लिए निष्कासित किया गया है। प्रदेश में कोरोना का ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। हेल्थ बुलेटिन के अनुसार राज्य में आज कुल कोविड के 4,964 मामले सामने आए हैं, जबकि 2,189 लोग स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में आज 8 लोगों की मृत्यु हुई है। प्रदेश में रिकवरी रेट की दर 89.14% है। वहीं सैंपल जांच के आधार पर संक्रमण दर 21.60% पहुंच गई है। राज्य में कुल एक्टिव केसेस की बात करें तो कोरोना संक्रमितों का यह आंकड़ा 26,950 पहुंच गया है। वहीं देहरादून जिले की बात करें तो यहां बीते 3 दिनों में कोरोना के सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की ग्रेनाइट से बनी भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर ये जानकारी देते हुए कहा कि ये प्रतिमा उनके प्रति भारत के ऋणी होने का प्रतीक होगा। प्रधानमंत्री ने कहा, जब तक नेताजी बोस की भव्य प्रतिमा पूरी नहीं हो जाती तब तक उनकी होलोग्राम प्रतिमा उसी स्थान पर मौजूद रहेगी। श्री मोदी ने कहा कि 23 जनवरी को नेताजी की जयंती पर होलोग्राम प्रतिमा का वे अनावरण करेंगे। प्रदेश से जुड़ी अपडेट्स के लिए आप हमसे सोशल मीडिया के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमारा ट्विटर हैंडल है DD_News_देहरादून। हमारा फेसबुक पेज है DD News उत्तराखंड और हमारे यूट्यूब चैनल DD News उत्तराखंड को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। कोरोना संक्रमण से बचने के लिए मास्क का अनिवार्य रूप से और सही ढंग से प्रयोग करें। साथ ही सामाजिक दूरी का ख्याल रखें। नियमित रूप से हाथ धोएं और याद रखें, कोरोना को हराना है, मास्क जरूर लगाना है। साथ ही अगर आपने अभी तक वैक्सीनेशन नहीं कराया है तो आप भी जल्द से जल्द वैक्सीनेशन करवाएं और खुद को और देश को सुरक्षित रखें। नमस्कार।